अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा हिस्ट्री सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 1 है। आज का लेक्चर हमारा है बरामका। बरामका कौन है, इनके तारुफ जो है उसके बारे में है आज हमारा लेक्चर। बरामका अपने जद आला बरमक के नाम से मौसूम है और इनका मतलब जो था ये असल में बलख के आतिशकदा के नौबहार के मुतवल्लियों का लक़ब था। आतिशकदा नौबहार उसका नाम था, मतलब एक आतिशकदा था जिसका नाम नौबहार था और उसके जो मुतवल्ली थे या उसके जो आप कह लें खिदमत गुजार थे या बड़े जो उनके पुजारी थे उनका नाम था। ये चांद देवता की तारीख़ के किताबों में मिलता है कि ये चांद देवता की इबादत गाह थी और ये जो है यहाँ के लोग जो इनके जो पुजारी थे उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। सासानी हुकूमत के ज़वाल के बाद इन्होंने बरामका ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सासानी हुकूमत यानी कि जो ईरान की जो आतिश परस्त हुकूमत थी उसको सासानी हुकूमत कहते हैं। तो आतिश परस्त हुकूमत जो कि कसरा की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उसके जो ज़वाल के बाद जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ज़हूर इस्लाम से कबल भी अगरचे ये ख़ानदान बहुत ज़्यादा कद्र मंज़िलत की निगाह से इसको देखा जाता था। मैंने पहले बताया था क्योंकि ये आतिश कदा के पुजारी थे और बड़े पुजारी थे, इस वजह से इनको उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। लेकिन अब्बासी खिलाफत के दौरान उन्हें जो उरूज हासिल हुआ वो दूसरे किसी भी ख़ानदान को नसीब ना हुआ। अब्बासी दौर में सबसे पहला जो बरामका का पहला जो वज़ीर मुतारफ़ होता है वो है खालिद बरमकी। अलसफ़ा जो कि पहले अब्बासी ख़लीफ़ा हैं, उन्होंने जब अपना इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने खालिद बरमकी को अपना वज़ीर नामज़द किया था और यहीं से बरमकियों के सियासी उरूज की दास्तान का आगाज़ होता है। खालिद बरमकी के बाद उसका बेटा याहिया बरमकी जो कि अपने बाप की तरह दूरंदेश है, अक्लमंद है और आला दर्जे का मुंतज़िम है। यही वजह है कि मेहदी ने इसे हारून रशीद का अतालीक मुकर्रर किया था। अतालीक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो कि एक पूरे शहज़ादे के पूरे तालीम व तरबियत का मुकम्मल निगरान हो, उसे अतालीक कहते हैं। यानी कि उनकी हर तरह की निगरानी जिस शख्सियत के सपुर्द थी वो याहिया बरमकी था। बहरहाल जब हादी ने हारून को वलीअहदी से हटाने की कोशिशें शुरू की तो हारून को इस दस्तबरदारी पर आमादा रज़ामंद भी कर लिया था। ये आप लोगों को मैंने मेरे ख़्याल में लेक्चर में बताया था कि मेहदी था उसने अपने उसके बाद मूसा अल हादी जो था उसने खिलाफत संभाली थी और उसने कोशिश की थी कि हारून रशीद को खिलाफत से अलहदा करके उसकी जगह अपने बेटे को खलीफा बना लिया जाए। लेकिन उस वक़्त याहिया बरमकी ही था जो जिसने कोशिश की कि हारून रशीद जो है वो उसकी वलीअहदी कायम रहे और उसने जो उसके बारे में बात की थी वो यही की थी कि अगर खलीफा की जो वसीयत है उसको वसीयतें इसी तरह बदली जाती रहीं तो फिर तो कभी हुकूमत पर या लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इसके बाद हादी की वफ़ात के बाद याहिया बरमकी ही था जिसने नहायत तेज़ी से या नहायत फ़ौरी तौर पर सुरत के साथ यानी कि तेज़ी के साथ जल्दी में हारून को बतौर ख़लीफ़ा मसनद खिलाफत पर बिठा दिया और हारून ने तख्त नशीन होने के फ़ौरन बाद याहिया को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया था। ठीक है। फ़ज़ल बरमकी जो है वो याहिया के चारों बेटों में से पहला बेटा है। 4 बेटे थे याहिया बरमकी के, फ़ज़ल, जाफ़र, मूसा और मोहम्मद। अक्सर औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये नाम आते हैं कि जी याहिया बरमकी के 4 बेटों के कौन कौन से नाम हैं, तो वे फ़ज़ल, जाफ़र, मूसा, मोहम्मद। इनमें फ़ज़ल बरमकी जो था ये एक माहिर मुंतज़िम था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा थी, इंतज़ाम चलाने में बहुत माहिर था। इसके अलावा एक फ़ौजी जर्नल भी था और हारून रशीद ने इसे शहज़ादा अमीन का अतालीक मुकर्रर किया था। दूसरा जो बेटा था याहिया बरमकी का वो जाफ़र बरमकी था और ये भी अपने बाप की तरह और भाई की तरह इल्म व फ़ज़ल में यकता था। शहज़ादा मामून का अतालीक जो था वो याहिया बरमकी था।
جعفر برمکی تھا، یحییٰ برمکی کا بیٹا۔ یحییٰ کے اگرچہ اور بھی بیٹے تھے، لیکن جعفر برمکی نے جتنی شہرت پائی اتنی کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، اور یہ عروج اتنا بڑھ گیا تھا اس کا کہ خلیفہ کی بھی کبھی کبھی یہ جو ہے باتیں نہیں مانتا تھا یا ان کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ برامکا کی خدمات ہارون الرشید کے عہد کی شان و شوکت اور عظمت کا بنیادی سبب اگرچہ خود اس کی اپنی ذات تھی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ہارون الرشید کی اپنی ذات بھی بہت سی خوبیوں کی حامل تھی، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسے مزید 4 چاند لگانے میں خاندان برامکا نے زبردست کردار ادا کیا تھا۔ ہارون کی تربیت یحییٰ نے ہی کی تھی، اور خلیفہ بننے کے بعد ہارون نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ یہ لوگ اعلیٰ درجے کے منتظم، انتہائی ذہین، مستقل مزاج اور بہترین فوجی جنرل تھے۔ اپنے کاموں میں پوری دلچسپی سے مشغول رہتے اور ہمیشہ عوامی بہبود اور خوشحالی کو سامنے رکھ کر ملک میں طرح طرح کی اصلاحات رائج کرنے میں صف اول کوششیں کرتے رہتے۔ اصلاحات رائج کرنے میں یعنی کہ نئی قوانین بنانے میں، لوگوں کے لیے نئے راہیں نکالنے میں۔ انہوں نے اپنی قابلیت اور حسن انتظام کی بدولت عباسی خلافت کو دنیا بھر میں صف اول کی ریاست بنا دیا۔ انہوں نے باغیوں اور سرکش رومیوں کا خاتمہ کر کے ملک میں نہ صرف امن و ترقی کی راہیں کھولیں بلکہ مشرق اور مغرب کی تمام حکومتوں پر عباسی غلبہ اور قوت کی دھاک بٹھا دی۔ برامکا نے اپنے عروج کے زمانے میں سارے ممالک میں کئی ایک نہریں، مساجد اور رفاہی ادارے قائم کیے۔ علماء اور شعراء پر انعام و اکرام کی بارشیں کی جاتی، طلباء کو وظائف دیے جاتے، بیماروں کے لیے جگہ جگہ شفا خانے بنائے گئے، ان کے ہاسپٹلز، اشیاء ضروریہ کی بہم رسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائے۔ اشیاء ضروریہ یعنی کہ کھانے پینے کی اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء۔ ان کی ذاتی دلچسپی اور کوششوں کی بدولت عوام خوشحالی سے دوچار تھے اور حکومت مستحکم تھی۔ ملک کی برآمدات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا اور بغداد تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کے لیے آل برامکا کی خدمات بے مثالی ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ آخر یہ جو برامکا جن کی اتنی زیادہ خدمات تھی عباسی حکومت کے لیے، آخر پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ زوال پذیر ہوئی، یا ان کے جو ہے وہ یہ زوال ہوئے اور ان کی ایک دم سے ان کی پوری جو شان و شوکت تھی وہ مٹ کر رہ گئی۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔